अकबर, बीरबल और चरवाहे का खोया बकरा। एक सुनहरी सुबह थी। फतेहपुर सीकरी का राजमहल अपने पूरे वैभव में चमक रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और मोती जैसी धूप महल की दीवारों पर पड़कर झिलमिला रही थी। बादशाह अकबर अपने दरबार में विराजमान थे। चारों ओर वजीर, मंत्री, सेनापति, कवि और विदूषक बैठे थे। बीरबल भी अपने सामान्य स्थान पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर का मूड आज कुछ हल्का था। उन्होंने हाल ही में कई प्रशासनिक समस्याएं सुलझा ली थी और अब उनका मन किसी दिलचस्प मामले की तलाश में था। तभी पहरेदार ने सूचना दी, जहांपनाह, एक गांव का चरवाहा आपसे मिलने दरबार के द्वार पर खड़ा है। कहता है कि उसे न्याय चाहिए। अकबर ने भौहें चढ़ाई। चरवाहा, न्याय चाहिए? किस बात का? हुजूर, कहता है कि उसका बकरा खो गया है और उसमें कोई चाल है। बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। जहांपनाह, कभी कभी सबसे छोटी घटनाएं सबसे बड़ा सच छुपाए होती है। बीरबल बोले। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। दरबार के द्वार खुले। एक दुबला पतला आदमी अंदर आया। कपड़े धूल में सने हुए थे। आंखों में घबराहट थी। उसने झुककर सलाम किया। हुजूर, मेरा नाम रामू है। मैं दरियापुर गांव का चरवाहा हूं। मेरा एक बकरा कल शाम को अचानक गायब हो गया। मैंने चारों ओर ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। अकबर ने कहा, तो तुम यहां बकरा ढूंढवाने आए हो? नहीं हुजूर, रामू ने कांपते स्वर में कहा। बकरा तो बहाना है। असल में कुछ लोग मेरे गांव के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बकरा किसी ने चोरी नहीं किया, उसे छुपाया गया है ताकि मेरे नाम पर कोई झूठा इल्जाम लगाया जा सके। दरबार में कानाफूसी होने लगी। एक बकरा और इतनी बड़ी बात? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, शायद इस बकरे में कुछ छुपा हुआ है। बीरबल ने रामू से पूछा, कब खोया बकरा? कल शाम, सूरज ढलने से ठीक पहले। कहा, गांव के दक्षिणी मैदान में, जहां मैं चराया करता हूं। बीरबल ने और पूछा, कितने बकरे हैं तुम्हारे पास? कुल 12। और गायब वाला? सबसे सफेद, सबसे मोटा और सबसे समझदार। मैं उसे बिल्लू कहता था। समझदार बकरा। दरबार में हंसी गूंज उठी। रामू बोला, हाँ हुजूर, वो आवाज पहचान लेता था, लोगों को याद रखता था। लेकिन कल जब मैं उसे पुकार रहा था, वो दूर किसी और दिशा से बोलता सा लगा। फिर आवाज बंद हो गई। बीरबल ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आवाज दूर से आई और फिर बंद हो गई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये मामूली चोरी नहीं लगती। मुझे दरियापुर जाकर देखना होगा। अगली सुबह बीरबल अपने विश्वसनीय सिपाहियों के साथ दरियापुर पहुंचे। गांव छोटा था, लेकिन माहौल अजीब था। लोग चुपचाप, डर से एक दूसरे को देख रहे थे। बीरबल ने गांव के चौपाल पर सबको इकट्ठा किया और कहा, रामू का बकरा किसने देखा? एक बूढ़ा बोला, हुजूर, कल शाम मैंने उसे उत्तर दिशा में जाते देखा था। दूसरा बोला, नहीं, वो तो पूर्व की ओर गया था। तीसरा बोला, मुझे तो लगता है उसे किसी ने बांध लिया होगा। बीरबल शांत भाव से सबकी बातें सुनते रहे। फिर बोले, अच्छा, बकरा खोया भी और सबने देखा भी, लेकिन किसी को पकड़ा क्यों नहीं? गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रामू बीरबल को उस मैदान में ले गया जहां बकरा गायब हुआ था। वहां घास पर हल्के पैरों के निशान थे, लेकिन कुछ अलग दिखा। बीरबल झुके, मिट्टी को उठाया और बोले, ये पैरों के निशान 2 तरह के हैं, कुछ बकरे के और कुछ इंसान के। उन्होंने सिपाहियों से कहा, इन निशानों को पश्चिम की ओर तक देखो। कुछ दूर जाकर निशान अचानक गायब हो गए, पर वहां मिट्टी पर एक टूटा हुआ कागज का टुकड़ा पड़ा था। उस पर दरबार की मुहर की झलक थी। बीरबल ने उसे उठाया और देखा। वो किसी राजकीय दस्तावेज का हिस्सा था। रामू घबरा गया। हुजूर, ये कैसे हो सकता है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा,
शायद तुम्हारा बकरा केवल एक बकरा नहीं था, रामू। शायद कोई उस बकरे के जरिए कोई संदेश पहुंचा रहा था। बीरबल ने गांव के 3 प्रमुख व्यक्तियों को बुलवाया, मुखिया गणेश, व्यापारी लालचंद और चौकीदार हरिया। उन्होंने कहा, मैं आज रात यहां रुकूंगा, और जो भी सच्चाई छिपा रहा है वो सावधान रहें, क्योंकि झूठ की परछाई बहुत दूर तक जाती है। रात आई, सन्नाटा था, पर बीरबल जाग रहे थे। उन्होंने सिपाहियों को गांव के तीनों छोरों पर तैनात किया। आधी रात को एक साया चुपचाप उस मैदान की ओर बढ़ा जहां बकरा खोया था। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया। रुको, बीरबल गरजे। वो साया कांप उठा। वो था चौकीदार हरिया। हुजूर, मैं कुछ देखने आया था। बीरबल बोले, देखने या छिपाने? हरिया गिड़गिड़ाया, हुजूर, मैं सच कहूंगा, पर मुझे माफ कर दीजिए। हरिया बोला, 2 दिन पहले लालचंद व्यापारी मेरे पास आया था। उसने कहा कि रामू का सफेद बकरा बहुत कीमती है, उसे पकड़ लाओ, मैं इनाम दूंगा। मैंने सोचा कि शायद मांस के लिए होगा, पर उस बकरे के गले में एक चमड़े का पट्टा बंधा था जिसमें कुछ छिपा था। क्या? बीरबल ने पूछा। एक मोहर लगी चिट्ठी, हुजूर। मैंने देखी नहीं, पर लालचंद ने कहा कि वो राजा के किसी अधिकारी तक पहुंचनी चाहिए। बीरबल की आंखें चौड़ी हो गई। मतलब कोई राजकीय गुप्त संदेश उस बकरे के जरिए भेजा जा रहा था। सुबह होते ही बीरबल ने लालचंद को बुलाया। व्यापारी जी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सुना है आप बकरों में बहुत रुचि रखते हैं। लालचंद मुस्कुराया, हुजूर, व्यापार का ही शौक है। बीरबल ने कहा, अगर किसी बकरे के गले में चिट्ठी हो तो आप क्या करेंगे? लालचंद घबरा गया। कौन सी चिट्ठी? बीरबल ने मेज पर वो टूटा हुआ कागज रखा जिसमें दरबार की मुहर थी। लालचंद का चेहरा पीला पड़ गया। लगता है ये बकरा दरबार की गुप्त बातों का वाहक था। बीरबल बोले, और कोई उसे इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन कौन? लालचंद बोला, हुजूर, मैंने तो बस आदेश का पालन किया था। किसका आदेश? वो नाम मैं नहीं बता सकता, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, हम तुम्हें नहीं सजा देंगे, पर आज रात तुम्हें वही करना होगा जो तुम पहले कर रहे थे, ताकि हम जान सके कि असल खिलाड़ी कौन है। रात को लालचंद बकरा, या उसकी जगह एक वैसा ही बकरा, लेकर दक्षिणी मैदान पहुंचा। उसकी गर्दन में वही चमड़े की पट्टी बांधी गई, लेकिन इस बार उसके अंदर बीरबल ने एक नकली पत्र रखा। थोड़ी देर बाद अंधेरे से 2 घोड़े आए। उन पर 2 आदमी सवार थे। उनके चेहरे ढके हुए थे। लालचंद ने झुककर कहा, हुजूर, जैसा कहा था वैसा ही किया। एक आदमी ने कहा, पत्र दो। बीरबल चुपचाप छिपे हुए सिपाहियों के बीच से सब देख रहे थे। जैसे ही पत्र लिया गया, बीरबल ने आवाज लगाई, रुको, तुम बादशाह के नाम से खेल रहे हो। दोनों घोड़े तेजी से भागे, लेकिन एक सिपाही ने मशाल फेंकी और एक का चेहरा दिख गया। वो कोई आम व्यक्ति नहीं था, दरबार का ही एक लिपिक, लेखाकार था। अगले दिन बीरबल उस लिपिक को अकबर के सामने लाए। जहां पनाह, ये वही व्यक्ति है जो आपकी मुहर का इस्तेमाल करके गुप्त पत्र बाहर भेज रहा था, शायद दुश्मन राज्य को। अकबर क्रोध में बोले, धोखेबाज, तूने मेरे दरबार की निष्ठा को कलंकित किया है। लिपिक ने कहा, जहां पनाह, मुझे मजबूरी थी। किसी ने मेरे परिवार को बंधक बना रखा था। कौन? अकबर गरजे। लिपिक ने सिर झुका लिया। मैं उसका नाम नहीं बता सकता। अगर बताऊंगा तो मेरे अपने लोग मारे जाएंगे। बीरबल शांत रहे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस खेल के पीछे कोई और बड़ा दिमाग है। ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई। रामू, जो अब तक खामोश था, अचानक बोला, हुजूर, मैंने कल रात अपने गांव के पास वही बकरा देखा, वही सफेद बिल्लू, लेकिन उसके गले में अब कुछ और बंधा था। बीरबल चौंक उठे। क्या?
एक नीला कपड़ा जिस पर कुछ लिखा था। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को भेजा। जब वे लौटे तो उनके हाथ में वो कपड़ा था जिस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, खेल अभी बाकी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, लगता है ये सिर्फ चोरी या जासूसी का मामला नहीं, इससे कहीं बड़ा कुछ है। बीरबल बोले, जहां पनाह, जब तक बिल्लू का असली रहस्य नहीं खुलता कोई भी सच्चाई पूरी नहीं होगी। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें अब डर नहीं था। हुजूर, अगर जरूरत पड़े तो मैं फिर से अपने बिल्लू को ढूंढ लाऊंगा। बीरबल मुस्कुराए, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि जो सच्चाई अधूरी छोड़ी जाए वो फिर लौट कर आती है। दरबार के लोग चुप थे, लेकिन सबके दिलों में एक ही सवाल गूंज रहा था। क्या वो बकरा सच में एक साधन था, या उस बकरे में कोई और रहस्य छिपा है? दरबार के सदन में सब लोग अभी भी उसी 3 शब्द वाली पट्टी की गूंज से थरथराते थे, खेल अभी बाकी है। हिंसक साजिश, राजकीय मुहर का दोहन, लिपिक का अनिश्चित वक्तव्य और अब बिल्लू का अचानक दिखाई देना, ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई मालूम पड़ रही थी। अकबर राज सिंहासन पर गंभीर थे। बीरबल की आंखों में हल्की चमक थी। वो चमक हमेशा उस समय आती थी जब मामला जटिल होता और बुद्धिमत्ता से सुलझने योग्य होता। अकबर ने कहा, बीरबल, बताओ अब आगे क्या करना चाहिए? अगर दरबार की मुहर गौण्य हाथों में जा रही है तो ये केवल हमारे इर्द गिर्द की समस्या नहीं रहेगी, ये राज्य के लिए खतरा बन सकती है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं चाहूंगा कि हम 3 चीजें करें। प्रथम, बिल्लू को सुरक्षित करें और उसकी सेना से पूछताछ करें। द्वितीय, उस लिपिक के संपर्कों की तह तक जाएं। और तृतीय, रामू के गांव में और आसपास के इलाकों में छुपे संकेत ढूंढे। अकबर ने आदेश दिया और बीरबल रोज की तरह मैदान सजोकर निकल पड़े। पर इस बार दिल में एक नया अलसित एहसास था। बिल्लू कल से बेकार की तरह नहीं था। वो अपने पुराने पनघट पर लौटा नहीं था, बल्कि वो अक्सर दरबार के बागीचे के किनारे घूमता और किसी चीज की तलाश में दिखता। बीरबल ने बिल्लू को ध्यान से देखा। पशु के शरीर पर कोई घबराहट नहीं थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब प्रकार की जागरूकता थी, जैसे वो कुछ सुन रहा हो, कुछ समझ रहा हो और कुछ स्मरण कर रहा हो। बीरबल ने बिल्लू के गले पर बांधे पट्टे को फिर से ध्यान से देखा। उस पट्टे पर अब कोई स्पष्ट चिट्ठी नहीं थी, पर पट्टे के भीतर सूखी चीजों का हल्का सा आधार था, जैसे कि वहां कोई कपड़ा या कागज लिफाफे में लेकर रखा गया हो। बीरबल ने उसे खोलवाया और निकाला। एक छोटा सा टुकड़ा कपड़ा जिस पर कुछ निशान बने हुए थे। वो निशान सीधे सीधे मतलब बताने को तैयार नहीं थे, पर उनको देखकर बीरबल के चेहरे पर गंभीरता और बढ़ गई। ये निशान मेरे किसी पुराने कागज पर भी दिखे हैं, बीरबल ने कहा। ऐसा लगता है किसी ने कहीं रेखा बनाकर कुछ छुपा रखा है। उसने अकबर से कहा, हुजूर, मैं चाहता हूं कि सभी दरबारी सिकिस्ती पक्के लोग इस निशान की पहचान करें, लेकिन ध्यान रहे किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए कि हम चेक कर रहे हैं। अकबर ने फुर्सत में राज सिपाहियों को हुक्म दिया कि कुछ भरोसेमंद लोग ही इस काम में लगेंगे। लिपिक को अलग कमरे में रखा गया। बीरबल ने धीरे धीरे उससे बात की। लिपिक की आंखों में डर और पछतावे का मिश्रण था। उसने बताते हुए कहा कि वह किसी पुराने पत्राचार कार्यालय में काम करता था। कई सालों से वो वहां नौकरी कर रहा था और उसने देखा था कि कुछ दस्तावेज गुम होते रहते थे। किसने मुझ पर दबाव डाला? बीरबल ने पूछा। लिपिक ने उत्तर से पहले सांस ली, पर फिर थोड़ा कहा, कुछ लोग शहर के बाहर से भेजे गए, जिन्हें मैं केवल छाया सा समझता हूं। उन्होंने कहा कि अगर मैंने न माना तो मेरे घर वालों को तकलीफ दी जाएगी। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे घर वालों को किसने लिया? लिपिक ने सिर झुकाया और कहा, मैं नाम नहीं बता सकता, पर वे एक समूह से थे, शांत, विनम्र, पर बहुत प्रभावशाली। बीरबल की सूझबूझ कहती थी कि यह मामला सिर्फ दबाव का नहीं है,
इसमें कोई बड़ा षड्यंत्रकारी समूह शामिल है जो दरबार की आंतरिक चीजों का दुरुपयोग करना चाहता है। उसने लिपिक को आराम दिया और कहा, तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी अगर तुम सच बताओगे। लिपिक ने धीरे धीरे कुछ नाम बताए, छोटे छोटे नाम जिन्हें सुनकर बीरबल ने नजदीकी अधिकारियों से परामर्श किया। कुछ नाम परिचित थे, कुछ अजनबी। कुछ नाम उन लोगों के थे जो व्यापार के जरिए महलों के आसपास आते जाते थे। वही समय बीरबल के भेजे हुए गुप्त जांचकर्ता दरियापुर गांव लौटे। उन्होंने बताया कि गांव में कई वयस्क लोग रात के समय कुछ छिप के मुलाकातें कर रहे थे। कुछ लोग दूर पहाड़ियों की ओर जाते, फिर लौटते और चुपके से कुछ बदलते। ग्रामीणों से पूछताछ से पता चला कि उन लोगों ने 2 सप्ताह पहले एक अजनबी आइलिया यात्रिक देखा था, जो अक्सर कुछ पैकेट और पशुओं के साथ आता जाता था। बीरबल ने कहा, ये यात्रा या व्यापार का बहाना है, पर इन अजनबियों का मकसद क्या है, ये पता करना जरूरी है। उन्होंने गांव के ही एक बुजुर्ग चरवाहे से संपर्क किया, जिसने बताया कि कुछ महीनों पहले उसने भी ऐसे अजनबियों को देखा था, पर तब उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। बुजुर्ग ने कहा कि उन्होंने एक रात कुछ पशुओं के साथ पहाड़ियों की ओर देखा था और उनकी बातों से पता चला कि सूचना भेजना उनका लक्ष्य था। बीरबल ने ठंडी हवा में आंखें बंद कर ली। सब संकेत यही कह रहे थे। किसी तरह का गुप्त नेटवर्क बना हुआ था जो जानबूझकर पशुओं का उपयोग कर रहा था ताकि संदेश पहुंच सके। बीरबल ने पुरानी राहों पर ध्यान दिया। जहां से पशु गुजरते हैं, वहां अक्सर लोग और छोटे व्यापारी भी आवाजाही करते हैं। उसने पाया कि बोझिल जमीन पर बने रहट छिपे रास्ते थे जहां से छोटे छोटे संदेश आसानी से पहुंचे जा सकते थे। बिल्लू जैसा जानवर इन रास्तों को पहचान लेता और यही कारण था कि बकरे का इस्तेमाल किया जा रहा था। बीरबल ने अपने कुछ भरोसेमंद आदमी लेकर उन रास्तों की तलाशी ली। एक रास्ते के किनारे एक छोटा सा कुआं मिला। कुएं के पास एक पत्थर रखा था जिस पर कुछ खरोंचें थी। खरोंचें सीधे साधे जैविक हुए खरोंच नहीं थी। उनमें कुछ ऐसा था जो लगातार दोहराया जा रहा था, जैसे कोई चिन्ह जिसे बार बार बनाया गया हो। बीरबल ने कहा, कठिन बात यह है कि वे चिन्ह हमें सीधे सच्चाई नहीं बताएंगे, पर वे हमें बतलाते हैं कि एक योजना बनी हुई है। एक शाम जब बीरबल अकेले उन रास्तों पर जा रहे थे, उन्हें एक अजनबी मिला। वो अजनबी साधारण पोशाक में था, पर बातें करते वक्त उसकी आवाज में कुछ ठहराव था। उसने बीरबल से कहा, तुम बहुत जोखिम उठाते हो बीरबल, ऐसे मामलों में ध्यान रखो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, और आप कौन होते हैं? वो व्यक्ति बोला, मैं वो हूं जो एक बार आपके दरबार में आया था, पर मेरा काम बाहर रहता है। उसने कुछ और न कहा और ओझल हो गया। वो मिली बातें अस्पष्ट थी, पर बीरबल की समझ में एक बात आई कि ये मामला केवल स्थानीय लोग नहीं कर रहे, इसमें बाहर के लोग भी शामिल हैं जो दरबार के रहस्यों से जुड़े हैं। अकबर ने भी इस घटना की गंभीरता समझ ली। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या हमें सार्वजनिक रूप से कार्रवाई करनी चाहिए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि हम सार्वजनिक कार्रवाई करेंगे तो ये लोग और सतर्क हो जाएंगे और कहीं और छिप जाएंगे। बेहतर होगा कि हम तलाशी चुपके से बढ़ाएं और विरोधियों का नेटवर्क धीरे धीरे तोड़ें। अकबर ने सहमति दी। उसने कुछ विश्वसनीय सेनापतियों और राजदूतों को गुप्त निगरानी के लिए भेजा, पर बीरबल ने इन्हें जाल में फंसाने की योजना भी बनाई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बिल्लू एक अजीब आदत दिखाने लगा। वो अक्सर दरबार के एक पुराने बरगद के पेड़ के पास बैठता और सिर्फ एक दिशा की ओर ताकता। बीरबल ने ध्यान से देखा। उस दिशा में जाने का रास्ता एक छोटी सी घाटी से गुजरता था, जहां कुछ पुरानी दीवारें और खंडहर थे। बीरबल ने कहा, यह बिल्लू केवल पशु नहीं है, उसके व्यवहार में कुछ समझ है। चलिए उस खंडहर की तलाशी लेते हैं। खंडहर में पुरानी मिट्टी, टूटे हुए पत्थर और कुछ बिखरे हुए टुकड़े मिले, पर सबसे महत्वपूर्ण मिला एक छोटा सा धातु का बक्सा, जिसके पास एक धुंधला निशान बना हुआ था।
वही निशान जो पट्टे पर था। बीरबल ने उसे खोलवाया, पर भीतर खाली था। खालीपन और संकेत ने बीरबल को और अधिक सतर्क कर दिया। वे खजाना नहीं छुपा रहे, बीरबल ने कहा, वे छिपा रहे हैं, और छिपाने की कला ही उनकी ताकत है। कई दिनों की गुप्त निगरानी के बाद बीरबल और अकबर को कुछ और सुराग मिले, जिनमें से एक सबसे चौंकाने वाली थी। कुछ दरबार के ही बाहरी सहयोगियों ने एक एक करके दूर दराज के लोगों से संपर्क किया और उन पर दबाव बनाया कि वे संदेश पहुंचाएं। इन सहयोगियों में कुछ व्यापारी, कुछ लेखाकार और कुछ मामूली अधिकारी शामिल थे। बीरबल ने कहा, यह नेटवर्क बहुत बड़ा है। इसका उद्देश्य केवल संदेश पहुंचना नहीं लग रहा, बल्कि ये धीरे धीरे किसी बड़े षड्यंत्र की तैयारी कर रहा है। अकबर ने निर्देश दिया कि इन सभी लोगों पर गुप्त दृश्यता रखी जाए और उनकी हर हलचल पर निगरानी रखी जाए। परंतु विरोधी भी खबरदार थे। उनकी चालें अब और ज्यादा सावधान हो चुकी थी। एक रात बीरबल ने अचानक दरबार के कुछ दस्तावेजों में एक पैटर्न देखा। कुछ पुराने चिट्ठों पर वही निशान और वही खरोंचे। समय से इतर कुछ प्रकार की घटनाएं जुड़ी हुई थी। पुराने समय के संवाद, जब किसी विशेष प्रकार के संदेशों को छुपाने की जरूरत पड़ी थी। बीरबल ने समझा कि इस नेटवर्क का इतिहास पुराना है। शायद अरसे से कोई समूह ऐसे ही काम कर रहा था। यह केवल आज की समस्या नहीं है, उसने कहा। यह किसी की पुरानी योजनाओं का हिस्सा है जो आज सजीव हो रहा है। एक दूसरे दिन बिल्लू अचानक दरबार के पास से गायब हो गया। कुछ ही घंटे बाद वो उसी खंडहर के पास दिखाई दिया, पर उसके गले के पट्टे पर एक और टुकड़ा लटका हुआ था। उस पर कुछ शब्द नहीं थे, पर कच्चे कपड़े पर कुछ धब्बे थे। खून के नहीं, पर जमी हुई मिट्टी के धब्बे, जो किसी विशेष जगह की मिट्टी जैसी दिखती थी। बीरबल ने कहा, यह जगह पर्वत के उत्तर की तरफ की मिट्टी जैसी लग रही है, वहां दूर किसी गांव के पास। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उस दिशा की जांच की जाए। एक छोटी खोज टुकड़ी रवाना हुई। तब खोज टीम ने पाया कि उत्तर की ओर एक छोटा सा गांव था। वहां के कुछ लोगों ने हाल ही में रात में कुछ अजनबियों को देखा था, जो पशुओं के साथ आए थे, और वे पहाड़ियों की एक तह में कुछ रखते हुए दिखे। उस तह में पहुंचकर खोजकर्ताओं ने एक गुफा जैसी जगह देखी, पर गुफा बहुत पुरानी और छोटी थी। अंदर से कुछ पुराने दस्तावेज और पत्र मिले, पर उनमें कुछ खास था। कुछ पत्र ऐसे थे जिनमें दरबार की बातें और कुछ आर्थिक लेन देन के संकेत दिए गए थे, पर स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। बीरबल ने कहा, ये दस्तावेज संकेत देते हैं कि जो लोग ये संदेश भेज रहे हैं, वे दरबार की नीतियों और आंतरिक मामलों पर नजर रखना चाहते हैं और किसी तरह की असंतुलन पैदा करना चाहते हैं। खोज के समय ही गुफा के पास अचानक हमला हुआ। एक समूह बाहर से आया और खोजकर्ताओं पर झपट पड़ा। वे शांत पर व्यवस्थित थे, पर बीरबल की टीम भी तैयार थी। हल्की सी झड़प हुई, पर हमलावर भाग गए। भागते हुए उनके कुछ दस्तावेज गिर गए। उस पर उन लोगों के हस्ताक्षर और कुछ जगहों के नाम लिखे थे। इन दस्तावेजों से पता चला कि ये आंदोलन कई जगह फैला हुआ था और उसके पीछे कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कई हित समूह थे। कुछ लोग राजनीतिक लाभ चाहते थे, कुछ लोग आर्थिक फायदे, और कुछ लोग मात्र गड़बड़ी पैदा करके लोगों का ध्यान हटाना चाहते थे। बीरबल ने कहा, हाथ पैर फैल रहे हैं, पर अगर हम एक केंद्र पकड़ लें तो हम नेटवर्क के कई हिस्सों को काट सकते हैं। धीरे धीरे बीरबल ने एक धारणा गढ़ ली। बिल्लू और कुछ अन्य पशु केवल संदेशवाहक नहीं थे। वे एक तरह से लोगों के भरोसे और आंखों में एक तरह की परीक्षा डालते थे। जो लोग इन पशुओं को पकड़ने की कोशिश करते, वे ये साबित करते कि वे संदेश के वाहक को भी नियंत्रित कर सकते, और इससे उनकी विश्वसनीयता बढ़ती। बिल्लू खुद किसी व्यक्ति विशेष का सैनिक या सहयोगी नहीं था, वो बस एक जरिया था, पर वो जरिया जो किसी की असली नियत की परीक्षा ले रहा था। बीरबल ने कहा, जो लोग इन पशुओं को छेड़ते हैं,
वे असल में स्वयं को उजागर कर लेते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कुंजी है। कार्यवाही के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ। एक वरिष्ठ अधिकारी के करीबी सहयोगी ने कुछ राजपत्र बाहर भेजे थे ताकि किसी प्रकार के अनुचित लाभ उठाए जा सके। उस सहयोगी का नाम उच्च पद पर प्रभाव रखता था, पर यह सब खुलकर साबित करना आसान नहीं था, क्योंकि वो व्यक्ति सबूतों को छुपाने में माहिर था। बीरबल ने कहा, हमें साबुत सबूत चाहिए, और वे सबूत बिल्लू के मार्ग से ही मिल सकते हैं। उसने एक नई योजना बनाई। बिल्लू को एक और बार संदेशवाहक के रूप में भेजा जाएगा, लेकिन इस बार वो संदेश नकली होगा, और जो भी उसे उठाकर ले जाएगा वो खुलकर सामने आ जाएगा। बीरबल ने रात में एक नकली पत्र बिल्लू के गले में बांधा। पत्र में कुछ ऐसे तथ्यों का जिक्र था जो केवल उच्च पदधारी जान सकते थे। फिर वो पत्र वही पुराने बरगद के पास छोड़ दिया गया। अगले ही दिन एक व्यापारी ने गुपचुप आकर पत्र लेकर चला गया, पर व्यापारी ने जल्द ही महसूस कर लिया कि वो जाल में फंस चुका है, क्योंकि राजदूतों ने उसे घेर लिया। व्यापारी ने उखाड़कर बयान दिया कि उसने ये पत्र किसे देना था। धीरे धीरे सच्चाई बाहर आने लगी। व्यापारी ने एक दल के नाम बताए जो बड़े प्रभाव वाले थे और जिनकी योजना दरबार की नीतियों को प्रभावित करने की थी। ये खुलासे असल में बीरबल की चाल का परिणाम थे, पर इसके साथ ही नया सवाल उठ खड़ा हुआ। क्या ये सब केवल सत्ता के खेल हैं, या किसी गहरे कारण के कारण लोग दरबार के खिलाफ काम कर रहे हैं? क्या उनका उद्देश्य केवल लाभ उठाना था, या किसी ने उन्हें प्रेरित किया था? बीरबल ने महसूस किया कि जाल के केंद्र तक पहुंचने के लिए अभी और तह खोली जानी होगी। उन्होंने अकबर से विनम्रता से कहा, जहांपनाह, हमने कई तार पकड़े हैं, पर वो बड़ा दाव अभी भी बाकी है। हमें उस तक पहुंचने के लिए और गहरी खुदाई करनी होगी। अकबर ने कहा, वो दाव अगर राजकीय रूप से बड़ा है तो हमें और सावधानी से आगे बढ़ना होगा। पर बताओ, क्या हमें अब सार्वजनिक रूप से कार्रवाई करनी चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं, जहांपनाह, धीरे धीरे पर निर्णायक, यही सबसे अच्छा होगा। फिर एक रात, जब शायद सब कुछ शांत था, बिल्लू फिर से गायब हो गया। इस बार उसका चले जाना अचानक था। कोई निशान भी नहीं मिला। दरबार में हलचल मच गई। बिल्लू की वापसी से बार बार जुड़े सुराग अब कट गए। सबको ऐसा लगा मानो बिल्लू ने स्वयं किसी नई दिशा की ओर कदम बढ़ा दिया हो। बीरबल ने ये बात निकट लोगों से छुपाकर रखी, पर अंदर ही अंदर वो जानता था कि ये गायब होना केवल एक भाग रहस्य का बढ़ना है। कभी कभी जो चीजें सामने आती हैं, वे केवल और गहरे रहस्यों का आह्वान करती है। कुछ दिनों बाद गांवों से मिली सूचनाओं से पता चला कि कुछ अजनबी अब अलग अलग गांवों में पेय और खाने के जरिए लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, और बातचीत के दौरान वे धीरे धीरे कुछ नारा सा फैला रहे थे जो लोगों के अंदर असंतोष जगा सके। ये असंतोष किसी विशेष नेता की ओर नहीं, बल्कि एक तरह की व्यवस्था विरोधी भावना की ओर दिख रहा था। बीरबल ने कहा, यह नारा केवल आर्थिक अकड़ नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक है। किसी को लोगों की भावना बदलनी है। एक अज्ञात नोट मिला, दरबार के बाहर किसी कोने में रखा हुआ। उस नोट पर सिर्फ 3 शब्द थे, पर वे 3 शब्द किसी पुराने तत्व की ओर संकेत कर रहे थे, ऐसा बीरबल को लगा। नोट पर यह लिखा था, वो वक्त आ रहा है। बीरबल ने नाविक की तरह उस संकेत को देखा। जब समुद्र में तूफान की लहरें उठने लगती हैं और नाविक केवल दूरी नाप सकता है, उसने सबको चेताया कि सावधान रहें, पर साथ ही उसने कहा कि सच अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। अकबर ने अपनी तलवार धीरे से खींचते हुए कहा, तो फिर चलो, जो भी है हमें उसे जानना ही होगा। और ऐसे में कहानी यही एक बड़े मोड़ पर रुकती है, क्योंकि अभी सामने बहुत कुछ खुलना बाकी है। बिल्लू की असली भूमिका क्या थी? कौन उस बड़े दाव के पीछे है? और क्या ये सब केवल ताकत के बदले मजबूत आर्थिक हितों की लड़ाई है, या कोई और मकसद छिपा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए थोड़ी चतुराई से कहा, जहांपनाह, जो अंत अभी खुलता नहीं, वो अगले अध्याय में खुलकर आएगा।
पर एक बात सुनिश्चित है, जो लोग सच के सामने ठहरेंगे, उनका साहस ही अंतिम फैसला करेगा। सूरज तो रोज की तरह निकला, पर हवाओं में अजीब सी घुटन थी। दरबार के सिपाही असामान्य रूप से सतर्क थे। पहरेदार ज्यादा गश्त कर रहे थे। बीरबल राजमहल के आंगन से होकर जा रहे थे कि अकबर ने उन्हें दूर से पुकारा, बीरबल, सुना है बिल्लू फिर दिखा है? बीरबल रुके, सिर झुकाया और बोले, जी जहां पनाह, सुना तो है, पर इस बार वो किसी के साथ था। अकबर की भौहें तन गई। किसके साथ? एक बच्चे के। अकबर चुप रहे। महल के भीतर एक पल को सन्नाटा फैल गया। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि एक छोटा लड़का, लगभग 10-12 साल का, पिछले 3 दिन से बिल्लू के साथ दिखाई दे रहा था। वो दोनों अक्सर शाम के वक्त नदी किनारे बैठते, कुछ खेलते और फिर कहीं गायब हो जाते। बीरबल ने सोचा, बिल्लू किसी जानवर जैसा व्यवहार नहीं कर रहा। उसका हर कदम सोचा समझा लगता है। उन्होंने उस बच्चे को ढूंढने की ठानी। गांव के लोग उसे छोटू कहकर बुलाते थे, पर उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। किसी ने कहा, वो 4 महीने पहले यहां आया था। कहता है कि उसके माता पिता खो गए हैं। दूसरा बोला, वो बहुत होशियार है, कभी कभी ऐसे सवाल पूछता है जो बड़े बड़े लोग न पूछें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है अब कहानी बिल्लू से छोटे तक पहुंच चुकी है। अगले दिन बीरबल साधारण किसान के रूप में गांव पहुंचे। उन्होंने चौपाल के पास बच्चे को देखा। छोटू मिट्टी में लकड़ी से कुछ बना रहा था। वो कोई नक्शा था। बीरबल उसके पास जाकर बोले, क्या बना रहे हो बेटे? छोटू मुस्कुराया, रास्ता। कहाँ का रास्ता? जहां बिल्लू जाना चाहता है। बीरबल के दिल की धड़कन तेज हुई। तुम्हें कैसे पता बिल्लू कहाँ जाना चाहता है? छोटू बोला, वो मुझे दिखाता है। जब मैं सोता हूं तो सपने में वो वही ले जाता है। बीरबल ने धीरे से पूछा, वो जगह कैसी है? छोटू ने हाथों से आकार बनाते हुए कहा, बहुत ऊंचा पहाड़, बीच में एक पेड़, और पेड़ के नीचे मिट्टी में कुछ दबा है। बीरबल ने ध्यान से देखा। वो नक्शा असल में उसी दिशा का था जहां से पहले दस्तावेज मिले थे। बीरबल ने नक्शे को अपने सिपाही को दिखाया। सिपाही बोला, हुजूर, ये तो वही दिशा है जहां हमारी खोज टीम पर हमला हुआ था। बीरबल ने सोचा, तो क्या वो बच्चा वही बातें जानता है जो केवल कुछ सैनिक जानते थे? ये कैसे संभव है? उन्होंने बच्चे से कहा, क्या तुम वहां जाओगे मेरे साथ? छोटू ने कहा, अगर बिल्लू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। अकबर को जब पता चला कि बीरबल फिर से उसी पहाड़ी दिशा में जाना चाहते हैं, उन्होंने थोड़ी चिंता जताई। बीरबल, पिछली बार तुम पर हमला हुआ था, इस बार और सावधानी रखना। बीरबल बोले, जहां पनाह, अब खेल गहरा हो चुका है। अब जो कुछ छिपा है वो धीरे धीरे खुद बाहर आना चाहता है। अकबर ने 5 भरोसेमंद सिपाही उनके साथ भेजे। रामू चरवाहा भी साथ गया। आखिर बिल्लू उसका था। यात्रा शुरू हुई। बिल्लू सबसे आगे चल रहा था, जैसे उसे रास्ता याद हो। कभी वो किसी पेड़ के पास रुक जाता, जमीन सूंघता और आगे बढ़ जाता। छोटू बीच बीच में मिट्टी पर कुछ बनाता जाता, जैसे उसे हर मोड़ का अंदाजा हो। रामू डरते डरते बोला, हुजूर, ये बच्चा कहीं जादू तो नहीं जानता? बीरबल हंस पड़े, रामू, जादू तो वही होता है जो हम समझ नहीं पाते, पर कभी कभी वो बस ज्ञान होता है। 3 दिन की यात्रा के बाद वे उस जगह पहुंचे जहां बच्चे ने नक्शे में दिखाया था। ऊंचा पहाड़, बीच में बड़ा पेड़ और उसके नीचे गीली मिट्टी। छोटू ने कहा, यही जगह है, बिल्लू यही बैठता है। बीरबल ने मिट्टी खुदवाई। थोड़ी ही देर में वहां से पत्थर की एक चौकोर पटिया निकली। उसके नीचे एक लकड़ी का बक्सा दबा था। बीरबल ने बक्सा खोला। अंदर पुराने दस्तावेज थे, कुछ सिक्के और एक चर्म पत्र जिस पर लिखा था, अगर ये मिल गया है तो सावधान रहना, असली सच अभी छिपा है। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, यह वही हाथ है जो दरबार की मुहर की नकल करता था। बीरबल को एक बात याद आई।
कुछ साल पहले राज्य के उत्तर में एक विद्रोह हुआ था। उसके नेता ने कुछ दस्तावेज लेकर भागने की कोशिश की थी, पर पकड़ा गया था। कहा जाता है कि उसने उन दस्तावेजों को कहीं छिपा दिया था और मरने से पहले बस यही कहा था, सच्चाई एक बकरा ढूंढेगा। बीरबल ने सोचा, क्या वही बात इस बिल्लू से जुड़ी है? वे अभी सोच ही रहे थे कि अचानक 4-5 लोग गुफा की ओर बढ़े। उनके चेहरों पर कपड़ा था और हाथों में तलवारें। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को संकेत दिया। घमासान संघर्ष हुआ। 2 सिपाही घायल हुए, पर बाकी ने हमलावरों को काबू में कर लिया। बीरबल ने उनमें से एक से पूछा, किसने भेजा तुम्हें? वो बोला, हम तो बस आदेश मानते हैं। असली हुक्म देने वाला कोई और है, जो दरबार के भीतर बैठा है। बीरबल की आंखें चौड़ी हो गई। दरबार के भीतर? महल लौटने के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह मामला केवल बाहरी दुश्मनों का नहीं, कोई हमारे अपने लोगों में है जो ये सब चला रहा है। अकबर ने कड़ी आवाज में कहा, तुम्हें शक है किसी पर? बीरबल ने कहा, अभी नहीं, पर जल्द ही होगा। उन्होंने एक नई योजना बनाई। दरबार में सबकी परीक्षा ली जाएगी, पर इतनी चालाकी से कि किसी को भनक भी न लगे। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने जानबूझकर एक खबर फैलवाई कि अकबर किसी नए राज्यदूत को गुप्त मिशन पर भेजने वाले हैं। खबर झूठी थी, पर इसका मकसद था यह देखना कि कौन इस बात को दरबार से बाहर पहुंचाता है। 3 दिन बाद वही झूठी खबर पड़ोसी राज्य के एक व्यापारी तक पहुंच गई। बीरबल ने व्यापारी से गुप्त रूप से मुलाकात की। तुम्हें यह खबर किसने दी? व्यापारी ने नाम लेने में हिचकिचाहट दिखाई, पर कुछ देर बाद बोला, हुजूर, वो कोई साधारण आदमी नहीं है। वो तो दरबार में बहुत ऊंचे पद पर है। बीरबल ने सोचा, दरबार में ऊंचा पद और इतना गहरा रहस्य। उन्होंने हर छोटे अधिकारी की गतिविधि पर ध्यान देना शुरू किया। इसी दौरान एक दिन छोटू फिर महल के पास दिखा। उसने कहा, बिल्लू फिर आया था, पर वो अब बहुत बेचैन है। वो बार बार दरबार की दिशा में देखता है। बीरबल ने उसे पास बुलाया और कहा, क्या उसने कुछ बताया? छोटू बोला, हाँ, उसने कहा कि जिसने उसे पकड़ा था वही दरबार में बैठा है। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि ये सिर्फ बच्चा नहीं, बल्कि किसी गहरी समझ का साधन है। रात को बीरबल ने दरबार के कुछ हिस्सों में गुप्त पहरा बिठाया। उन्होंने सब जगह कुछ छोटे छोटे निशान रख दिए, जो दिखने में साधारण थे, पर अगर कोई दस्तावेज को छूता या ले जाता तो पता चल जाता। तीसरी रात वही हुआ। किसी ने चुपचाप अकबर के निजी कक्ष से एक दस्तावेज निकालने की कोशिश की। बीरबल और सिपाही पहले से तैयार थे। उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। वो कोई और नहीं बल्कि दरबार का राजानुवादक था, जो वर्षों से भरोसेमंद माना जाता था। जब उससे पूछताछ की गई, उसने पहले तो इनकार किया, पर बाद में टूट गया। उसने बताया कि एक गुप्त संगठन वर्षों से राज की सूचनाएं बाहर भेज रहा था, और इस संगठन का इस्तेमाल पड़ोसी राज्य अपने फायदे के लिए कर रहा था। बिल्लू? बीरबल ने पूछा। वो एक निशान बन गया था, हुजूर। जो भी बिल्लू को पकड़ता या उसे देखता, वही अगला संदेशवाहक बन जाता। बीरबल ने धीरे से कहा, तो बिल्लू केवल प्रतीक था, एक जाल का प्रतीक। पूछताछ के अगले दिन छोटू अचानक गायब हो गया। रामू ने कहा, वो तो कल शाम तक मेरे साथ था। बीरबल ने जगह जगह खोज करवाई, पर छोटू का कोई पता नहीं चला। केवल एक जगह, जहां वो मिट्टी में खेला करता था, वहां लकड़ी से बने कुछ शब्द खुदे हुए थे। मैं जा रहा हूं वहां जहां बिल्लू आया था। बीरबल समझ गए, छोटू कोई साधारण बालक नहीं था। वो शायद उसी संगठन का एक हिस्सा था, या शायद कोई ऐसा बच्चा जिसे सच्चाई का रास्ता दिखाने भेजा गया था। अकबर ने कहा, तो ये सब खत्म हो गया? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, सच कभी खत्म नहीं होता। हमने एक सिरा पकड़ा है, पर धागा अभी भी बहुत लंबा है। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बीरबल,
अगर ये खेल इतना पुराना और गहरा है, तो क्या बिल्लू सच में बस एक बकरा था? बीरबल ने कहा, नहीं, जहांपना। बिल्लू प्रतीक था उस विश्वास का जिसे लोग साधन समझ बैठे थे, और जो इस खेल को समझ गया वही खुद खेल का हिस्सा बन गया। 3 हफ्ते बीत गए। लोग धीरे धीरे बिल्लू को भूलने लगे थे। पर एक सुबह जब बीरबल दरबार पहुंच रहे थे, उन्होंने देखा महल के फाटक पर बिल्लू खड़ा है, शांत, स्थिर, और उसकी आंखें सीधे बीरबल की आंखों में देख रही हैं। उसके गले में इस बार कोई पट्टा नहीं था, पर उसकी गर्दन पर मिट्टी की हल्की परत थी, और वही गंध जो उस पहाड़ी गुफा में थी। बीरबल झुककर उसके माथे पर हाथ रखा और बुदबुदाए, तो तुम लौट आए। बिल्लू ने आंखें झपकाई और धीरे से पीछे मुड़ा, मानो किसी को बुला रहा हो। दूर धूल उड़ती दिखी, कोई आ रहा था। शायद छोटू। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, लगता है कहानी वही लौट रही है जहां से शुरू हुई थी, पर इस बार कुछ और खुलने वाला है। अकबर ने कहा, तो फिर तैयार रहो बीरबल, क्योंकि जो भी आएगा अब वो केवल बकरा या बच्चा नहीं होगा, बल्कि उस साजिश का चेहरा होगा जिसने सब कुछ चलाया। बीरबल मुस्कुराए, और हम जानेंगे कि बिल्लू किसका राज ढोता रहा है इतने बरसों से। वो बोले, कभी कभी सच बकरों की तरह दिखता है, पर भीतर वो इंसानों की चालें लेकर चलता है। दूर से छोटे कदमों की आहट आई। धूल के बादल से कोई आकृति उभरने लगी। क्या वो छोटू था, या कोई और जो अब तक सब कुछ देखता रहा था? किसी ने नहीं जाना। बीरबल, अकबर और कुछ प्रमुख सिपाही कल की घटनाओं पर विचार कर रहे थे। बिल्लू फिर लौट आया था, पर किसी ने अब तक उसके पीछे की सच्चाई पकड़ नहीं पाई थी। छोटू गायब था, और उस धूल के बादलों में कोई शख्स उभर कर आया या नहीं, ये भी अनिश्चित था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने लिखा है कि यह खेल बहुत पुराना है, पर अब अगर हम मुख्य सूत्र तक न पहुंचे तो क्या यह खतरा बढ़ेगा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, खतरा तब तक रहता है जब तक हम उसमें बदलाव नहीं लाते, और बदलाव तब आता है जब हम सही सवाल पूछते हैं, न कि उन सवालों को जो दूसरों ने हमें पूछने दिए। मैं आज वही करने जा रहा हूं। बीते कुछ दिनों में जो कड़ियां मिली थी, वे छोटी छोटी थी। दस्तावेज, खरोंचे, नक्शे और कुछ अजीब यात्राएं। बीरबल ने उन सबको जोड़ना शुरू किया। उन्होंने पाया कि कई कड़ियां एक पुराने व्यापार मार्ग से जुड़ी थी, मार्ग जो कभी राजदरबार के महत्वपूर्ण संदेशों के आदान प्रदान के लिए प्रयोग होता था। यह मार्ग अब सुनसान था, पर उसकी मिट्टी में बार बार बने निशान और कई जगह खोद खोदी के चिन्ह थे। बीरबल ने कहा, यह मार्ग किसी पुराने सिस्टम की याद दिलाता है, और पुराने सिस्टम का मतलब है कि इस खेल में और लोग भी शामिल हैं जिनकी उम्र आज की नहीं। बीरबल ने अपने एक पुराने मित्र, एक बुजुर्ग व्यापारी जिसका नाम हरदयाल था, को बुलवाया। हरदयाल वर्षों से उत्तर पश्चिमी मार्गों पर यात्राएं करता रहा था। जब बीरबल ने उसे मिलने कहा, तो वो बिना देरी किए महल आया। बीरबल ने उसे नक्शे दिखाए और पुरानी चेनों के टुकड़े। हरदयाल ने चुपचाप देखा और बोला, ये निशान मैंने भी देखे हैं, पर इनका अर्थ अलग था। ये संकेत बताते हैं कि किसी ने जानबूझकर रास्तों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, ताकि दूसरे उसे पहचान सकें। पर यह पहचान केवल बाहरी नहीं, भीतर की भी है। हरदयाल ने आगे कहा, कई साल पहले एक समूह ने इन रास्तों का सहारा लेकर व्यापार के बीच रहस्यमय आदान प्रदान किया था। वे कहावतों और संकेतों से काम लेते थे, ताकि कोई आम आदमी समझ न पाए। पर उनका उद्देश्य क्या था, ये मैंने हमेशा सोचा। बीरबल ने धीरे से कहा, अब शायद वही उद्देश्य फिर से सक्रिय है। व्यापारी लालचंद, जिसने पहले भी इस मामले में अपनी भागीदारी स्वीकार की थी, अचानक महल में आया। उसका चेहरा फीका और पसीने से भरा था। उसने बीरबल को अलग बुलाकर कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था
कि मैं फिर इस जाल में फंस जाऊंगा। बीरबल ने पूछा, तुम किस काम के लिए कब तक जुड़े रहे? लालचंद ने कहा, मुझे बस पैसे के लालच में भेजा गया था। पर जैसे जैसे मैं अंदर गया, मुझे एहसास हुआ कि ये केवल पैसों का मामला नहीं। कुछ लोग सत्ता बदलने की चाल चला रहे थे, और वे कोई साधारण लोग नहीं थे। वे ऐसे तरीके अपनाते थे जिनसे कोई नाम न जुड़ सके। लालचंद ने अपनी भीतर खीस बताई कि कैसे उसने देखा, कैसे एक एक करके दस्तावेज गायब होते, और कैसे कुछ लोगों ने निर्दोष लोगों को गलत रास्ते पर धकेला। उसकी आवाज थरथराई हुई थी, पर बात साफ थी। अंदर एक बड़ा तंत्र था। बीरबल ने अब स्पष्ट कर लिया कि संदेशों की एक गुप्त भाषा इस्तेमाल हो रही थी। संकेत, मिट्टी के खास प्रकार और पशुओं की मूवमेंट के जरिए संदेश भेजे जा रहे थे। पर एक बात और थी, वे संदेश मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को प्रभावित करने के लिए भी बनाए जाते थे। किसी गांव में कुछ नकली अफवाहें फैलाई जा रही थी। किसी और जगह पर राशन के वितरण में देरी कर दी जाती। कहीं पर छोटे छोटे विवाद करवा कर लोगों का ध्यान बड़ी समस्याओं से भटका दिया जाता। सबका उद्देश्य सामाजिक अस्थिरता पैदा करना था। बीरबल ने कहा, यदि हम लोगों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा रखेंगे और उनकी आवाज सुनेंगे, तो ये लोग अपने असल मकसद में कमी महसूस करेंगे। एक दिन महल के एक लोहद्वार के पास कुछ मिट्टी के टुकड़े मिले, और उन पर बच्चे की छोटी छोटी उंगलियों के निशान थे। निशान देखकर बीरबल की नजरें नम हुई। ये छोटू का तरीका ही था। उसने कहा, छोटू ने कुछ संदेश छोड़े हैं, पर वो अपनी भाषा में। बीरबल ने उन निशानों की तहकीकात करवाई और उन्हें कुछ वृद्धों और लेखकों को दिखाया। सबने मिलकर उन संकेतों का एक मतलब निकाला, छोटे अंश जो मिलकर एक जगह का नाम बता रहे थे। सभी संकेत उस एक स्थान की ओर इशारा कर रहे थे। एक छोटी नदी के पार एक पुरानी बावड़ी, जहां कभी दरबार के कुछ गुप्त काम होते थे। ये जगह अब वीरान थी, पर बीरबल के अनुभव ने उसे पहले देखा हुआ बताया। बीरबल ने 5 सिपाहियों के साथ वहां जाना तय किया। रात के पहले पहर में वे सब चुपके से पहुंचे। बावड़ी के पास मिट्टी खोदी गई और एक पुराना लिफाफा निकला। उसमें कुछ कागज और एक छोटा सा धातु का टुकड़ा था। कागज पर कुछ संकेत बने थे और एक वाक्य था, हमने बहुत कुछ सहा है, पर अब वक्त जवाब देने का है। बीरबल ने चुपचाप कहा, वे सीधे मूर्ख नहीं हैं। वे हमारी संवेदनाएं समझते हैं और उसी से खेलते हैं। महल लौटने पर बीरबल ने बातचीतें तेज कर दी। उन्होंने दरबार के उन लोगों को ध्यान से देखना शुरू किया जो बाहर से आए और फिर अंदर घुल गए। उन्होंने कुछ लेखाकारों, कुछ नौकरों और कुछ व्यापारियों के लेन देन की छानबीन की। एक शाम बीरबल को एक छोटा सा कंबल मिला। उस पर वही सफेद धब्बे थे जो पहले बिल्लू के पट्टे पर थे। कंबल किसी छोटे नौकर के पास मिला जिसे लोग ज्यादातर नजरअंदाज कर देते थे, पर बीरबल ने उसकी बातों को सुना और पाया कि नौकर ने दिखने में सामान्य होने के बावजूद किसी गहरी पीड़ा की तरफ इशारा किया। नौकर ने कहा, हमें कहा गया था कि यदि कभी किसी उच्च पदधारी के दस्तावेज छेड़े तो वे हमें इनाम देंगे, पर मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग क्यों चाहते हैं कि व्यवस्था हिले। बीरबल ने उसका बयान ध्यान से लिखा और कहा, हमें सबूत चाहिए, और यह संभव है कि छोटे लोग ही सब कुछ दिखा दें। जैसे जैसे बीरबल ने और जांच की, कई तार जुड़ते गए। वे तार सीधे एक स्थान की ओर जा रहे थे जहां कई लोगों के स्वार्थ मिलते थे, व्यापार, शक्ति और पुरानी दुश्मनी। पर एक और थी, सब लोग किसी एक व्यक्ति का नाम लेने से डरते थे। किसी ने बताया कि जिन्होंने आदेश दिए थे वे बहुत सावधान और सुशील रहे। जो आदेश देते वे लोगों को ये एहसास दिलाते कि ये काम केवल जरूरी है, कोई बुरा काम नहीं। बीरबल ने कहा, जब लोग कोई बुरा काम करने को तैयार होते हैं तो वे उसे सामान्य बना लेते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी चाल है। एक शाम जब बीरबल चुपके से अपनी किताबों के बीच बैठे थे, एक वृद्ध राजदूत आया जिसका नाम प्रभुनाथ था। प्रभुनाथ ने धीरे से कहा,
बीरबल, मैं कुछ बताओ जो मैंने लंबे समय से नहीं कहा। बीरबल ने आंखें चमकाकर कहा, बोलिए। प्रभुनाथ ने कहा, कई साल पहले मेरे पास एक पत्र आया था। उसमें लिखा था कि हमारे देश के कुछ अहम फैसले निजी हितों के लिए बदले जा रहे हैं। मैंने उसे नजरअंदाज किया, पर अब लगता है कि उन संकेतों की गूंज बढ़ रही है। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने किसी का नाम देखा था? प्रभुनाथ ने ठहर कर कहा, ना, और ये जानना ही खतरनाक है। जब नाम छिपा रहे तो असल ताकत उस पर निर्भर करती है कि कोई नाम उजागर न हो। बीरबल ने आखिरकार कहा, तो नाम छिपा है, पर सबूत कहीं है। हमें सबूतों को जोड़ना होगा। फिर एक बार बिल्लू महल के आंगन में आया, पर इस बार वो थका हुआ और शांत था। उसकी आंखों में वैसी ही जागरूकता थी, पर कहीं एक ठहराव भी था। बिल्लू एक बार बीरबल के पास आया, उसके पैर छुआ और फिर उसी बरगद की ओर चल पड़ा जहां पहले छोटू दिखाई दिया था। बीरबल ने महसूस किया, ये कोई संयोग नहीं। बिल्लू अब उस जगह की ओर इशारा कर रहा था जहां से वो हमेशा खड़े संकेत देखता था। सब लोग चुप थे। अकबर ने कहा, क्या ये सब इसलिए था कि हम सच से दूर रहें? क्या ये सब किसी बड़े खेल का हिस्सा था? बीरबल ने कहा, हां, पर खेल तब टूटेगा जब सच ठोस होकर सामने आ जाएगा। और सच तब आता है जब डर से लोग बोलते हैं। पर तभी खबर आई, राजसी दूतावास से सूचना आई कि बाहर कुछ क्षेत्रों में असामान्य हलचल बढ़ रही है। लोग छोटे छोटे झगड़े कर रहे, बाजारों में अफरातफरी हो रही और कई जगह प्रचंड असंतोष की हवा है। ये सब वही नारे और वही रणनीति लग रही थी जिनकी हमने पहचान की थी। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, अगर ये लोग बाहरी शक्तियों द्वारा प्रेरित हैं, तो हमें केवल घर में ही नहीं, बाहर भी सच को थामना होगा। बीरबल ने बहुत निश्चय के साथ कहा, तो फिर हमें दोनों तरफ काम करना होगा। अंदरूनी समझ को उजागर करना और जनता के बीच सच्चाई पहुंचाना। बीरबल और अकबर ने मिलकर एक योजना बनाई। जनता में जाकर लोगों से बातें करना, उनकी परेशानियां सुनना और खुले रूप से ये दिखाना कि दरबार जनता के साथ है। साथ ही बीरबल ने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों से कहा कि वे पुराने संकेतों का पीछा करें। उन संकेतों में जो कागज और चिन्ह मिले, वे सभी मिलकर एक स्थान की ओर इशारा कर रहे थे। एक पुराना खानाबदोश शिविर जो वर्षों पहले बंद हो गया था, पर अब फिर से इसी खेल के लिए सक्रिय हुआ प्रतीत होता था। जांच में एक और चीज सामने आई। कुछ दस्तावेजों पर वही मिट्टी के धब्बे थे जो बिल्लू के पट्टे पर थे। वे धब्बे किसी विशेष स्थान की मिट्टी के जैसे थे जो सिर्फ एक दूरी के ऊपरी इलाके में मिलती थी। बीरबल ने कहा, अगर हम उस मिट्टी तक पहुंचेंगे तो हम पक्का कर लेंगे कि कौन वहां लगातार आता है। रात के एक पहर किसी ने महल के पास एक संदिग्ध सन्नाटा सुना, मानो कोई दूर से पैरों की आवाजें आ रही हों, पर कुछ दिखा नहीं। फिर उसी रात एक चेतावनी मिली। एक अज्ञात नाम के साथ छोटा सा पत्र महल के दरवाजे पर रखा हुआ मिला। पत्र में कुछ नहीं लिखा था, पर उसके कोने पर वही पुराने चिन्ह बने थे। बीरबल ने पत्र उठाकर देखा और बस इतना कहा, वे पास है। पुरानी निशानियां, बिल्लू के रास्ते, छोटू के नक्शे और कुछ दलीलों का खुलासा। पर असली चेहरे का खुलासा अभी बाकी था। किसने दरबार की मुहर का दुरुपयोग किया? कौन पुरानी व्यवस्था को नया जीवन देना चाहता था? और सबसे बड़ा सवाल, छोटू का असली मकसद क्या था और वो कहा गया? बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हम अब बहुत पास है, पर सच बाहर आने से पहले लोग खुद को परखेंगे और हर परख में कोई न कोई नई परत निकलेगी। अकबर ने तलवार संभाली और कहा, जो भी हो, हम तैयार हैं। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी और बाहर की ओर देखा जहां बिल्लू खड़ा था और जहां दूर पर पैरों के निशान अब एक नई दिशा में बढ़ रहे थे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, चेहरा गंभीर, पर आंखों में वही दृढ़ता जो केवल तब आती थी जब कुछ निर्णायक होने वाला हो। बीरबल शांत भाव से अंदर आए। उनके हाथ में एक पुरानी फाइल,
एक मुहरबंद दस्तावेज और मिट्टी से सना हुआ कपड़े का टुकड़ा था। वो बोले, जहां अपना, आज वो दिन है जब बिल्लू, छोटू और हमारे अपने दरबार से जुड़ी सभी उलझनें खत्म होंगी। आज सब सच सामने आएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। यह कहानी केवल एक बकरा खो जाने से शुरू हुई थी, पर धीरे धीरे हमें समझ आया कि यह केवल बकरे की चोरी नहीं थी, बल्कि साजिशों का ऐसा जाल था जो वर्षों से बुना जा रहा था। उन्होंने सबसे पहले वो पुराना पत्र खोला जो पहाड़ी गुफा से मिला था। उसमें लिखा था, अगर यह मिल गया है तो सावधान रहना, असली सच अभी छिपा है। बीरबल ने कहा, यह पत्र उसी व्यक्ति का था जिसने पहली बार दरबार की मुहर का दुरुपयोग किया था। वो व्यक्ति अब जीवित नहीं, पर उसने जो तंत्र बनाया था वो आज भी चल रहा था। अकबर ने गंभीरता से पूछा, कौन था वो व्यक्ति? बीरबल ने धीरे से नाम लिया, वजीर अब्दुल रहमान। दरबार में खलबली मच गई। बीरबल बोले, वजीर अब्दुल रहमान कभी दरबार के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से थे, पर उनके मन में एक बात बैठ गई थी कि राज्य में असली शक्ति हमेशा बादशाह की नहीं, बल्कि सूचना रखने वाले की होती है। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग शासन के लिए नहीं, बल्कि अपने गुप्त लाभ के लिए करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ वर्षों पहले गुप्त रूप से दरबार की मुहर की नकल करवाई और अपने विश्वस्त लोगों के हाथों कुछ दस्तावेज पड़ोसी राज्यों को भिजवाने शुरू किए। उनका उद्देश्य था राज्य के भीतर भ्रम फैलाना, जनता में असंतोष बढ़ाना और धीरे धीरे अकबर की नीतियों को असफल दिखाना। पर वे बहुत चालाक थे। उन्होंने कभी खुद कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने हर काम किसी न किसी निर्दोष व्यक्ति के हाथों करवाया। बीरबल ने कहा, वो जानते थे कि असली अपराध वही पकड़ में नहीं आता जो खुद अपराध नहीं करता, बल्कि करवाता है। जब रहमान का तंत्र फैलने लगा, तब उसे संदेश पहुंचाने के नए तरीके चाहिए थे, ऐसे जो किसी को शक में न डालें। उन्होंने बिल्लू जैसे जानवरों को इस्तेमाल करना शुरू किया। कुछ खास बकरे चुने गए जो पहचानने में सरल हो, पर पकड़ने में मुश्किल। उनकी गर्दन में चमड़े के पट्टों में पतले चर्मपत्र बांधे जाते थे, जिन पर गुप्त आदेश या संकेत होते। बिल्लू उन खास बकरों में से एक था, पर फर्क यह था, बिल्लू की देखभाल रामू जैसा सीधा साधा चरवाहा करता था, जिसे इस चाल का जरा भी अंदाजा नहीं था। एक दिन जब रहमान ने बिल्लू को एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ भेजा, तभी बिल्लू गलती से अपने असली रास्ते से भटक गया और रामू के गांव में पहुंच गया। यहीं से पूरी कहानी शुरू हुई। अब बीरबल ने रुककर वो पुराना कपड़ा उठाया जिस पर बच्चे की उंगलियों के निशान थे। जहां अपना, उन्होंने कहा, छोटू कोई अनजान बालक नहीं था, वो वजीर रहमान का पोता था। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल आगे बोले, रहमान ने अपने पतन से पहले अपने पोते को यह काम सौंपा था कि वो बिल्लू को खोजे और उसकी मदद से छिपे हुए दस्तावेजों को वापस लाए। वो बच्चा नादान था, पर बहुत बुद्धिमान। उसे नहीं पता था कि वो जिस चीज को खोज रहा है वो असल में उसके दादा की साजिश की निशानी है। बच्चा खेल खेल में बिल्लू का पीछा करता रहा, नक्शे बनाता रहा और अनजाने में उन जगहों तक पहुंचा जहां रहमान ने गुप्त दस्तावेज दबाए थे। बीरबल ने गहरी सांस ली। छोटू को सच तब पता चला जब उसने गुफा के पास वो पत्र देखा जिसमें लिखा था, असली सच अभी छिपा है। वहीं से उसे एहसास हुआ कि उसके दादा ने दरबार के साथ विश्वासघात किया था। वो डर गया और भाग गया। छोटू महल के आसपास कई बार दिखा, क्योंकि वो बीरबल तक पहुंचना चाहता था। वो सच बताना चाहता था, पर डरता था कि लोग उसे दगाबाज के पोते के रूप में देखेंगे। उसी डर में उसने महल के द्वार पर मिट्टी के निशान छोड़े ताकि कोई समझ सके कि वो कहाँ गया। उसने आखिरी निशान तब छोड़ा जब उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अकबर ने पूछा, कौन उसका पीछा कर रहा था? बीरबल बोले, वही लोग
जो रहमान के तंत्र के बचे खुचे सदस्य थे। वो नहीं चाहते थे कि सच सामने आए, इसलिए उन्होंने छोटू को पकड़ लिया। पर छोटू ने बहादुरी दिखाई। उसने बिल्लू को छोड़ दिया ताकि वो बीरबल तक लौट सके। और वही बिल्लू जब दरबार लौटा तब हमें सब सुराग मिले। बीरबल ने तब उन दस्तावेजों को सबके सामने खोला जो उसने बावड़ी से निकाले थे। हर पन्ने पर रहमान के हस्ताक्षर थे। उनकी योजना का पूरा ब्यौरा लिखा था। कहां से पैसा आता था, किन व्यापारियों के जरिए जाता था और कौन कौन से अधिकारी उसमें शामिल थे। अकबर ने आदेश दिया, सभी दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। किसी की भी सिफारिश नहीं मानी जाएगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये लोग केवल दरबार के विश्वास को नहीं, जनता के भरोसे को भी तोड़ चुके हैं। इनका दंड केवल सजा नहीं, एक सबक होगा। 3 दिनों के भीतर सभी आरोपी पकड़े गए। लालचंद ने भी अदालत में अपना बयान दोहराया और इस बार सच बोला। गांव वालों ने देखा कि जिन पर कभी भरोसा था, वही लोग इस जाल का हिस्सा थे। 3 दिन बाद जब सब शांत हो गया, बीरबल महल के आंगन में बैठे थे। बिल्लू उनके पास आया, शांत, बिना किसी डर के। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम्हारे कारण हम सच्चाई तक पहुंचे। अगर तुम न भटकते तो ये रहस्य कभी न खुलता। अकबर पास आए और बोले, बीरबल, कभी कभी ईश्वर भी एक बकरे के रूप में न्याय करवाता है। उस दिन बिल्लू को दरबार का राज्य रक्षक पशु घोषित किया गया। उसके गले में अब कोई पट्टा नहीं बांधा गया, केवल एक रेशमी धागा, जो प्रतीक था सत्य के मार्ग पर चलने वाले की रक्षा हमेशा होती है। एक शाम जब सूर्य ढल रहा था और दरबार का आंगन सुनहरा हो गया था, एक पहरेदार दौड़ता हुआ आया। जहांपनाह, दरवाजे पर एक बच्चा है, वही जो पहले आया था। सब बाहर पहुंचे। छोटू खड़ा था, धूल से सना पर मुस्कुराता हुआ। उसने बीरबल के पांव छुए और बोला, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं डर गया था। मुझे लगा सब मुझे गलत समझेंगे। बीरबल ने उसे उठाकर गले लगा लिया। डरना इंसान की फितरत है, पर सच बोलना बहादुरी। तुमने सच दिखाया। अकबर ने छोटे से बालक को अपने पास बुलाया और कहा, अब से तुम राज्य के शिक्षा विभाग में रहोगे। तुम्हारी समझ में वो ईमानदारी है जो कई बड़ों में नहीं। छोटू की आंखों से आंसू गिरने लगे, पर वो खुशी के थे। जब रहमान के पुराने कागज छाने गए तो एक और पन्ना मिला जो शायद उसने मरने से पहले लिखा था। उसमें लिखा था, मुझे लगा था कि शक्ति सूचना में है, पर अब समझ आया कि शक्ति विश्वास में होती है। अगर कोई मेरे कर्मों को समझे तो उससे सीख ले, न कि मेरे जैसे गलती करे। मैंने जो तंत्र बनाया वही एक दिन मेरे वंश को लज्जित करेगा। बीरबल ने पन्ना अकबर को दिखाया और कहा, जहांपनाह, अपराधी मर गया, पर उसकी पश्चाताप की आवाज यही सिखाती है कि सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो अपने भीतर के लालच को नहीं जीत पाता। अकबर ने दस्तावेज सील करवाए और कहा, इन्हें दरबार के इतिहास में रखा जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां सीख सकें कि झूठ का अंत हमेशा सत्य के आगे झुकता है। अगले दिन अकबर ने विशेष दरबार बुलाया। उन्होंने कहा, आज से ये राज्य हर उस व्यक्ति का होगा जो सच्चाई के लिए डटेगा, चाहे वो बीरबल हो, रामू या ये छोटा बालक छोटू। हम सबने देखा कि एक बकरे की गुमशुदगी ने हमें कितना गहरा सबक दिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, सच्चाई हमेशा सरल होती है, पर लोग उसे छुपाने के लिए बड़े बड़े जाल बनाते हैं। इस बार भी वही हुआ, पर ईश्वर ने उसी मासूम को चुना जो सबसे निर्दोष था, बिल्लू। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और वही निर्दोष हमारे पूरे राज्य को सत्य का दर्पण बन गया। गांव में उस दिन उत्सव मनाया गया। रामू के खेत में लोग इकट्ठा हुए। बिल्लू सबसे आगे था, बच्चों से घिरा हुआ। छोटू उसकी गर्दन पर हाथ फेरता और मुस्कुराता। बीरबल वहां पहुंचे। लोगों ने जयघोष किया, बीरबल की जय,
अकबर बादशाह की जय। बीरबल ने कहा, ये जय केवल हमारी नहीं, सत्य की है। जो लोग सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, उनका नाम कभी मिटता नहीं। बिल्लू वहीं मिट्टी में लेट गया, शांत, प्रसन्न, मानो उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। कुछ महीनों बाद फतेहपुर सीकरी के राज पुस्तकालय में एक नई किताब रखी गई। उसका नाम था एक बकरा और एक सच। उसमें लिखा था, कभी कभी राज की सबसे बड़ी साजिशें सबसे छोटे जीव के कदमों से खुलती है। बिल्लू का हर कदम एक गवाही थी कि सच्चाई चाहे जितनी दबा दी जाए, वो किसी न किसी रूप में लौटकर आती ही है। सालों बाद छोटू बड़ा हुआ और दरबार का विद्वान बन गया। उसने वही शिक्षा अपनाई जो बीरबल ने दी थी, कि शक्ति उस हाथ में नहीं जो आदेश दे, बल्कि उस हृदय में है जो सत्य को स्वीकार करे। रामू बूढ़ा हुआ, पर उसके खेत हरे रहे। बिल्लू अब नहीं था, पर उसकी मूर्ति गांव के चौपाल पर खड़ी थी, जो सबको याद दिलाती थी कि एक समय था जब एक बकरा ही पूरे राज्य की अंतरात्मा बन गया था। फतेहपुर सीकरी के आकाश में अब शांति थी। अकबर के शासन में फिर से स्थिरता लौट आई थी। रहमान की साजिश, छोटू का साहस, बीरबल की बुद्धि और बिल्लू की निष्ठा, ये सब अब इतिहास बन चुके थे।